हिना खान बिन्त शब्बीर खान। आपका निकाह हाशिम खान वल्द तबरेज खान के साथ 5 लाख सिक्का रायचुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हिना को लगा वो 1 साल फिर पीछे चली गई हो। वही सब एक बार फिर से होने जा रहा था जो वो 1 साल पहले रोक चुकी थी। हाँ, उसने इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो नहीं रोक सकती थी। कबूल है। दिल पे पत्थर रखे वो उस शख्स को कबूल कर गई जिसकी सख्त और रिजर्व नेचर से उसे चिढ़ थी, लेकिन आज उसे कुर्बानी देनी पड़ी अपनी प्यारी बहन सना की खातिर, जो उस दुनिया से चली गई लेकिन जाते हुए अपनी नौमौलूद बच्ची को उसके हवाले कर गई थी। दुआ के लिए सबके हाथ उठे तो हिना होश में आई। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, सिर्फ घर के अफराद ही शामिल हुए थे। सना की वफात को 1 माह ही तो हुआ था। अभी कोई भी इस दुख से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। निकाह मुबारक हो बेटा। शब्बीर खान ने अपने 28 साला जवान बेटे को गले से लगाया, जो पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया था। राबिया बेगम ने अपनी 20 साला छोटी बेटी को अपने साथ लगाया। एक बेटी को वो खो चुकी थी। हिना की खुशियों की दुआ दिल से कर रही थी। हिना बिल्कुल चुप थी। उसका सारा ध्यान जीना पे था, जो इस वक्त अपनी दादी तबस्सुम बेगम की गोद में थी। उनकी आंखें भी नम थीं, कर्ज हर चेहरा अश्कबार था, सिवाय हाशिम के, क्योंकि वो शख्स रोना नहीं जानता था। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था। अपनी बीवी सना के जाने का उसे बहुत दुख था, लेकिन वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करता था और ना किसी से बांटता था। वो अपने खौल में बंद रहने वाला इंसान था, जो पेशे से एक डॉक्टर था, डॉक्टर हाशिम खान। मामा, जीना को मुझे दे दे, वो धीरे से माँ से बोली। इस वक्त वो हाशिम के कमरे में थी। उसके बेड पे बैठी जीना के लिए मुतालबा कर रही थी। हिना, जीना को अब तुमने ही संभालना है सारी जिंदगी। तुम उसकी फिक्र ना करो, अभी वो सो रही है अपनी दादी के पास। तुम आराम करो। राबिया बेगम ने उसे धीमे लहजे में बोला। मामा, ये निकाह मैंने आराम करने के लिए नहीं किया। ये निकाह मैंने सिर्फ आप ही के एक वादे और जीना की खातिर ही किया है। प्लीज इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हिना के साफ अल्फाज पे राबिया बेगम लब भेंचे उसे देखती रह गई, जबकि दरवाजे से अंदर आते हाशिम ने हिना के अल्फाज बखूबी सुने थे। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती राबिया बेगम चौंकी। हाशिम बेटा आए। चची जान, जीना कहाँ है? हाशिम ने संजीदगी से पूछा। बेटा, वो भाभी के पास है, आज रात वो, प्लीज आप उसे ले आए। हाशिम ने उनकी बात काटते इंतहाई संजीदगी से कहा। हिना ने एक नजर भी उसकी जानिब नहीं देखा था। वो उसकी मरहूम बहन का शौहर था और उसका शौहर बनाने में भी उसी का हाथ था। यकीनन अगर हिना 1 साल पुरानी बात नहीं भूली थी तो हाशिम भी नहीं भूला होगा। बेटा, वो भाभी भी यही चाहती हैं कि आज वो उनके पास रहे। बेटा, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो। अगर आप भाभी से जीना को लेकर आएंगे तो वो बहुत दुखी होंगी और वो फिर टेंशन ले लेंगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी कभी बड़ों की खातिर उनकी बात मान लेनी चाहिए। राबिया ने तफसीलन बात करते दोनों को ही समझाया तो दोनों लब भेंचे चुप हो गए। राबिया बेगम उन्हें गुड नाइट कहती बाहर निकल गई। हाशिम ने गहरा सांस खारिज और सोफे पे बैठते उसने एक नजर भी सामने बैठी अपनी बीवी को नहीं देखा था। हिना ने एक निगाह उसकी जानिब देखा, जो गहरी सोच में गुम था। हिना ने सर झटका और बिस्तर से उठी। कहाँ जा रही हो? अचानक से उसके उठने पे उसकी पायल की आवाज सुनता वो चौंका था और फौरन ही पूछ बैठा। जीना को लेने। सर्द लहजे में बोलते वो हाशिम का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें चची जान की बात समझ नहीं आई? वो बोला तो लहजा सख्त था। आ गई थी समझ, लेकिन ये शादी मैंने जीना के लिए की है और वो ही मेरे पास नहीं। हिना ने उलझते दांत कचकचाते कहा। हाशिम अपनी जगह से उठता उसके पास आया। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी बेटी की कितनी फिक्र है मुझे अच्छे से पता है। उन्होंने बोला है कि आज रात वो उनके पास रहेगी तो बस वो उन्हीं के पास रहेगी। वो उसे सख्त नजरों से घूरते हुए बोला। लेकिन क्या? हाशिम एक कदम मजीद उसके करीब हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस निकाह का फायदा उठाते तुम्हारे करीब आऊंगा तो अपने दिमाग से ये फजूल बकवास निकाल दो।
मेरे लिए मेरे बड़े बहुत अहम हैं और उनकी खातिर तुमसे निकाह किया है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुम जैसी लड़की से निकाह करने का। हाशिम उसके पीछे हटते कदम देख अंदर तक सुलगा था, इसलिए अब अपने लफ्जों से उसे सुलगा गया था। मुझ जैसी लड़की से आपका क्या मतलब है मिस्टर हाशिम खान? वो तेज लहजे में बोलती गुस्से से 2 कदम उसकी नजदीक हुई थी। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे नहीं हूं हिना हाशिम खान, जाओ और जाके सो जाओ। हाशिम ने अपना रुख फेरते कदम सोफे की जानिब बढ़ाए कि वो फिर से राह में हाइल हुई। नहीं, पहले आप मुझे बताएं, मुझ जैसे लड़की से आपका क्या मतलब था? अब की बार उसकी आंखों के गोशे नम हुए। वो क्या उसे उसके निकाह का ताना दे रहा था जो घर बैठे ही खत्म हो गया था? मतलब वो आज तक उससे निकाह करके उस पर एहसान जता रहा था। हिना को इस वक्त उसकी बात का यही मतलब समझ आया। तुम्हारे दिमाग का फतूर मैं नहीं निकाल सकता, मेरा दिमाग खराब मत करो। हाशिम एक तरफ से होकर निकला। मुझे भी कोई शौक नहीं था आपसे निकाह करने का, मजबूर थी मैं जीना की वजह से, और आप ही ने जो वादा लिया था, वरना जानता हूं दोहराने की जरूरत नहीं। वो जो तेज तेज गुस्से में बोले जा रही थी, हाशिम के ठंडे ठार लहजे पे चुप सी हो गई। अपना गुस्सा बमुश्किल कंट्रोल करती वो वहीं बिस्तर पे बैठी, जबकि हाशिम अब अपने कपड़े लिए बाथरूम का रुख कर गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेता बाहर निकला और बेड की दूसरी जानिब जाके लेट गया। लाइट्स ऑफ कर दो, अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हों तो मुझे नींद आ रही है। माथे पे बाजू रखे वो रूखे लहजे में बोला। हिना ने रुख फेर के उस हसीन और दिलकश मर्द को देखा जो उसके शोहर के रुतबे पे फाइज हो चुका था, लेकिन हिना को उसकी खूबसूरती ही जहर लगती थी, क्योंकि उसे ये भी लगता था कि वो अपनी खूबसूरती को लेके भी मगरूर था। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं नौकर नहीं आप। वो अपनी साइड पे लेटती तड़क के बोली थी। उसका बदतमीज अंदाज पर मुश्किल बर्दाश्त किया और दराज के ऊपर से रिमोट उठाता तमाम लाइट्स ऑफ कर गया। गुप्त अंधेरे से हिना की जान जाती थी। वो झट से उठ बैठी। प्लीज कोई लाइट ऑन कर दे, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। वो अब की बार धीमे लहजे में बोली। ये मेरा मसला नहीं, वो आंखें बंद किए लेटे ही बोला। प्लीज लाइट्स ऑन कर दें, वो घबराए हुए बोली। उसकी आवाज की लड़खड़ाहट पे हाशिम की आंखें झट से खुली। अभी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो, कल रूम में डिम लाइट लगवा दूंगा। वो भी मसलहतन बोलता उसे मशवरे से नवाज गया। हिना ने इर्द गिर्द हाथ मारा तो उसे अपना मोबाइल टेबल पे मिला। उसकी टॉर्च ऑन करते वो अपने पास तकिए पे रखे लेट गई। वो अंधेरे से खौफ खाती थी और सना के जाने के बाद वो ज्यादा खौफ खाने लगी थी। वो कब्र के अंधेरों में चली गई थी। उसकी प्यारी बहन उसकी दुख सुख के साथ थी। हंसती मुस्कुराती वो लड़की इतनी कम उम्र अल्लाह से लिखवा के लाई थी। हिना की आंखों से आंसू बहते तकिए में जज्ब हुए, जबकि हाशिम उन गुजरे लम्हात को सोचता अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रहा था। 1 साल पहले अपनी वालिदा से अपनी और हाशिम की शादी की बात सुनती वो आपे से बाहिर हुई थी। सीधा उसने अपने बड़े पापा के कमरे का रुख किया और उन्हें साफ अपना इनकार सुना डाला। उसका इनकार दरवाजे में खड़े हाशिम ने भी सुना था। उसके दिल में कुछ छनाके से टूटा। वो साकित वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, इनकार की कोई तो वजह होगी ना। हमारा इतना होनहार काबिल डॉक्टर बेटा, आप उसके लिए क्यों इनकार कर रही हैं? बड़े पापा ने उससे प्यार से पूछा। वो उन्हीं की तो चहेती थी और जो वो कहती शबीर खान फौरन मान जाया करते थे। बड़े बाबा, देखा नहीं आपने कितना सीरियस रहते हैं, हर वक्त मुंह पे 12 बजे रहते हैं। कभी जो वो हंसे हों, इतने रिजर्व से हैं, और जिस तरह की मेरी नेचर है मुझे वो सूट नहीं करते। वो बेधड़क बोले जा रही थी। लेकिन बेटा, ये तो कोई खामी नहीं। आपसे शादी के बाद आप उन्हें हंसना बोलना सिखा देना। वो मुस्कुराए। ओ बड़े पापा, आप समझ नहीं रहे, वो मेरे आइडियल नहीं है ना। आप एक काम करें, आप सना आपी की शादी उनसे करवा दें। जैसे वो हैं उन्हें सना आपी ही सूट करती हैं। वो अपने तई उन्हें बहुत मुफीद मशवरे से नवाज रही थी, जबकि शबीर खान की निगाह दरवाजे में इस्तादा हाशिम पे उठी, जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, लेकिन उसे खुद पे अपने जज्बात पे काबू पाना आता था। और वो अंदर आता अपने बाबा के पास बैठा। उसे देख हिना ने नाक मुंह चढ़ाया। बाबा, मैं भी आपसे यही कहने आया था, मुझे सना से शादी करनी है। इसकी हद दर्जे संजीदगी देख शबीर खान लब भेंच के रह गए।
کل جب انہوں نے ہاشم سے شادی کی بات کرتے سنا کا نام اس کے سامنے رکھا کیونکہ وہ بڑی تھی، لیکن ہاشم نے ہنا کا نام لے کے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور پھر سنا کی بجائے بھائی سے انہوں نے ہنا کی بات کر لی۔ وہ تو بہت خوش ہوئے، انہیں بس اپنے بھائی کے ساتھ جڑنا تھا، چاہے سنا ان کی بہو بنتی یا ہنا۔ دیکھا بڑے بابا، ان کی بھی خواہش سنا اپی جیسی لڑکی ہی ہے، اور یہ سنا اپی کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ شی از رائٹ چوائس فار ہم۔ بابا، اس کی چہکتی پکار پہ ہاشم نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالی۔ مجھے سنا جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتی ہے، اس جیسی نہیں۔ ہاشم کے الفاظ پہ ہنا کے چہرے کا رنگ ایک پل کو اڑا تھا، لیکن اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ ہاشم بیٹا، شبیر خان پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ چچا جان سے بات کر لیں بابا، میں سنا سے ہی شادی کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت بالکل اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی محبت ہنا تھی جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس سے 8 سال چھوٹی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ خود پہ طنزیہ ہنسا تھا، اور پھر وہی ہوا، سنا کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی پہ سب سے زیادہ خوش ہنا ہی تھی۔ اس نے مہندی لگوائی جو اسے لگانا بہت پسند تھی، اور ہاشم اور سنا سے ان کی شادی کا تحفہ مانگا تو سنا نے ہاشم کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ڈبی نکال کے لایا اور سنا کو تھما دی کہ وہ خود اسے دے دے۔ سنا نے مسکراتے ہوئے ہنا کو ڈبی تھمائی، جسے ہنا نے جھٹ سے کھولا۔ اس میں اپنا پسندیدہ گفٹ پائل دیکھتے وہ حد درجہ خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ہاشم نے بھی پلٹ کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس نے ہنا کے لیے ہی لی تھی، منہ دکھائی کے لیے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اب یہ تحفہ کسی اور حیثیت سے دینا پڑے گا۔ ہاشم نے پلٹ کے سنا کی جانب مسکرا کے دیکھا۔ نکاح کے وقت ہی اس نے اپنے دل سے ہنا کو نکال دیا تھا۔ وہ سنا جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بے امانی نہیں کر سکتا تھا، اسے دل سے اپنایا تھا۔ وہ ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اس کی سمائل بہت خوبصورت تھی۔ ہاشم اکثر اس کی مسکان کی تعریف کرتا تھا اور وہ اس پہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور صاف دل کی تھی، لیکن وہ ہاشم کے دل کی بات جان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن اسے ہنا کے عمل پہ صرف افسوس ہوا تھا، اور یہ افسوس اس وقت بڑھا جب ایک باہر کا رشتہ اس کے لیے آیا۔ ان لوگوں نے ہنا کو پسند کیا تو کچھ جانچ پڑتال کے بعد وہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ ہنا اس شخص سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا، اس کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان تھی، مطلب اسے ہنسنا آتا تھا، ہنس مکھ تھا۔ ہنا نے ماں باپ کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکا عزیر واپس باہر ملک چلا گیا۔ اب 1 سال بعد اس کے آنے پہ رخصتی ہونا تھی، لیکن ایک دن پوسٹ مین کچھ کاغذ انہیں تھما کے چلا گیا، جسے ہنا نے خود ریسیو کیا، اسی کے نام پہ تھے۔ انہیں کھولا تو اس کو اپنا وجود کئی حصوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرنے لگی کہ اندر آتے ہاشم کے سینے سے جا لگی۔ ہنا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سنا جو بہت آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی وہ امید سے تھی۔ سامنے ہنا کو چکرا کے گرتے دیکھ وہ تیزی سے نیچے اتری، لیکن اسی پل ہاشم نے اسے تھام لیا۔ وہ بھی وہیں رکی۔ ہنا نے پتھرائی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، جنہیں دیکھتے آج بھی ہاشم بے چین ہوا تھا۔ کاغذ ہاشم کے سامنے کیے، جنہیں دیکھ وہ لب بھینج گیا۔ ہنا کے نکاح کے وقت اس کا دل کتنا سخت تکلیف میں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ خود کو سنبھالو، ہاشم نے سامنے ہی سنا کو دیکھتے ہنا کا ہاتھ چھوڑتے اندر کا رخ کیا۔ آپی، وہ بہن کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سنا پریشان ہوئی۔ آپی، عزیر نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی اور اس کے آنسو سنا کے دل پہ گر رہے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ ہیرا چھوڑ کے اس نے خود پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ چلو اندر ماما کے پاس چلتے ہیں۔ سنا سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والوں کو اس بری خبر کا پتہ چل گیا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ تبریز خان اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ اب وہ اپنے بڑے بابا کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور رابعہ بیگم کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ سنا ان کے پاس بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آ رہی ہیں وہ کچھ دیر میں، ہوئی ہے میری بات، تبریز خان نے خود پہ قابو پاتے کہا۔
اب کیا کرنا ہے آکے انہوں نے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میری بیٹی کو گھر بیٹھے ان کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ رابعہ بیگم رو دی اور پھر وہی ہوا، انہوں نے آکے اپنا دامن بچا لیا۔ باہر جانے کی شرط کی بنا پہ انہوں نے عزیر کا نکاح زبردستی کرایا تھا اور انہوں نے باہر جاتے ہی طلاق بھجوا دی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ معذرت کر کے چلے گئے، لیکن ایسے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی بھی کوئی عزت ہے، کوئی ویلیو ہے۔ بس دو لفظ معذرت کے بول کے ان کا کام ختم۔ کتنے دن یوں ہی سب گمسم رہے۔ اس سارے معاملے سے ہاشم خان دور ہی رہا، وہ ہنا کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولتا تھا، نہ ہی اس کے نکاح کے وقت بولا، نہ طلاق کے وقت۔ وہ اب اس سے کوئی کنسرن نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ثنا کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب تو ان دنوں ہاشم کو بھی ہاسپٹل میں کافی وقت لگ رہا تھا، وہ رات کو کافی لیٹ آیا، لیکن ہنا نے اپنی بہن کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، اس کی میڈیسن، اس کی ایکسرسائز، غرض ہر چیز میں اس کی کیئر کرتی۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ایکسرسائز کے بعد وہ تھک کے چھت پہ بیٹھی تھی، تازہ ہوا کھاتے وہ دونوں ہی آج کل ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہنا، مجھے بیٹا بھی پیارا ہے اور بیٹی بھی، اللہ دونوں میں سے جو بھی دے دے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اور ہاشم لالا وہ کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، کبھی ذکر نہیں ہوا، ثنا نے سرسری سا کہا۔ اچھا، نام تو سوچا ہوگا نا؟ اب کی بار اشتیاق سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو ہنا نام بھی نہیں سوچا، جو امی ابو رکھ لیں۔ وہ دھیما سا مسکرائی تو ہنا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتا ہے آپ کی مسکان بہت پیاری ہے، جیسے کہیں کی کوئی شہزادی ہو، ایک الگ سا احساس ہوتا ہے آپ کی مسکان دیکھ کے۔ ہنا کی بات پہ وہ کھل کے ہنسی۔ ہنا، ہاشم بھی یہی کہتے ہیں، انہیں میری مسکان بہت اچھی لگتی ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آپ ہیں بھی بہت پیاری، ہنا نے ثنا کو گلے سے لگایا۔ چلو شام ہو رہی ہے، نیچے چلتے ہیں، امی نے شور کرنا ہے، ثنا نے اٹھتے کہا۔ آپ ہی آرام سے، ہنا نے اس کے اٹھنے میں مدد کی۔ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا اور ہنا ایک ایک قدم پہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اچھا ہنا، میں کیا سوچ رہی تھی، سیڑھیاں اترتے وہ بولی۔ آپ ہی اب بعد میں سوچ لینا، پہلے آرام سے سیڑھیاں اتریں۔ ہنا کا دھیان اس کے قدموں کی جانب تھا جو ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کے اٹھا رہی تھی۔ بیٹا ہوا تو بڑے بابا اس کا نام رکھیں گے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو تمہارے نام سے ملتا جلتا نام رکھیں گے، جیسے ہنا، جینا۔ ثنا اپنی بات کہتے مڑ کے ہنا کو دیکھتے مسکرائے کہ تبھی اس کا پاؤں پھسلا۔ ثنا کی چیخ بلند ہوئی، ہنا بھی چلائی، اس کا ہاتھ تھامتے تھامتے بھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ ہنا ساکت وہیں کھڑی رہ گئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ ثنا کے چہرے پہ وہ آخری مسکان اب بھی قائم تھی۔ ہاسپٹل لاتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے گئے، اسی لمحے ہاشم بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ کیا ہوا ثنا؟ وہ پہلی بار یوں حواس باختہ ہوا۔ بیٹا صبر رکھو، اللہ بہتر کرے گا، رابعہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ تبسم بیگم بھی وہیں موجود تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ ہنا ابھی بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن سے ثنا کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ ماں، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ اپنی ماں کے گھٹنوں میں جا بیٹھا، آج وہ پہلی بار ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹا اچانک ہی پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے وہ ماتھے پہ بال ڈالے بولا۔ سیڑھیوں سے؟ وہ اکیلی اوپر کیوں گئی تھی؟ آپ سب کہاں تھے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح وقت کو واپس موڑ لے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ پہلی اولاد تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ اکیلی نہیں تھی، ہنا ساتھ تھی اس کے، لیکن رابعہ بیگم نے جلدی سے بتایا۔ ہنا؟ اس نے سر جھٹکا، اسے مزید غصہ آنے لگا۔ ہنا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ ماں، ثنا آپ کی ذمہ داری تھی، کسی ہنا کی نہیں۔ اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو ہاشم، اللہ ہی سب کو زندگی دینے والا ہے، بھروسہ رکھو اللہ پہ۔ ڈاکٹر ہاشم، ڈاکٹر نور نے اسے پکارا تو وہ اس جانب قدم بڑھا گیا۔ دیکھیں، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں۔ ڈاکٹر نور، وہ گہرا سانس بھر گیا۔ حوصلہ رکھیں اور پلیز آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہاشم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب اللہ سے دعا گو تھے۔ ثنا سیڑھیوں سے بہت بری طرح گری تھی اور اس سب کی ذمہ دار ہنا خود کو سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ کافی طویل انتظار کے بعد ایک چھوٹی سی بیبی پنک کلر کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے تبسم بیگم کے ہاتھ میں تھمائی۔ میری بہو؟ ان کا پہلا سوال نرس سے یہی تھا۔
डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो हाशिम कहाँ है? उनका दिल सख्त दुखा। अपनी पोती को देखते वो रो रही थी, जो छोटी छोटी आंखें मैचे सबसे बेखबर हाथ पैर इधर उधर मारती रो रही थी। बच्ची को भूख लगी थी। डॉक्टर से उसका दूध लिखवाएं और फौरन मंगवाएं, नर्स कहते वापस इमरजेंसी रूम की जानिब बढ़ गई। सभी इस तकलीफदा लम्हे से गुजर रहे थे। आप में से हिना कौन है? डॉक्टर नूर ने बाहर आते उजलत में पूछा। हिना ने सर उठा के डॉक्टर को देखा, जबकि वो मासूम बच्ची अब दादी की गोद में फीडर मुंह को लगाए हुए थी, लेकिन वो पी कम रही थी, रोज ज्यादा रही थी। आप प्लीज अंदर आएं, डॉक्टर नूर ने परेशानी से हिना को उठते देखकर कहा और खुद इमरजेंसी रूम में चली गई। हिना जल्दी से इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई, जहां हाशिम पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में आंसू की रमक हिना ने देख ली थी। वो रुख मोड़ गया था। सना के पास जाते हिना की आंखें आंसू बहाने लगी। आपी उसका ड्रिप वाला हाथ थामा तो सना ने अपनी बंद आंखें धीरे से वाह की। उसके चेहरे पे वही मुस्कान थी। अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। रो क्यों रही हो झल्ली? प्यार से उसे देखते पुकारा। आपी आपको? वो रोने लगी। जा रही हूं, तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल के जा रही हूं, निभा लोगी ना अपनी आपी की खातिर? प्लीज आप ऐसा मत बोलें, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज आपी को। हिना डॉक्टर नूर की जानिब उम्मीद भरे लहजे में देखने लगी। हिना सुनो मेरी बात, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं जानती हूँ, तुम मुझसे बस एक वादा करो। सना ने अपनी फूली सांसों से हिना का हाथ थामा। आपी वो दुखी दिल से उसे देखने लगी। तुम और हाशिम मेरे जाने के बाद निकाह कर लोगे? सना की बात पे हिना ने यकदम चौंक के उसे और फिर हाशिम को देखा। उन्हें मत देखो हिना, वो वादा दे चुके हैं, तुम मेरी तरफ देखो और वादा दो मुझे। सना ने बमुश्किल अल्फाज अदा किया। आपी प्लीज मुझे किसी आजमाइश में मत डालें। हिना मुझे वादा दो। सना ने उसकी बात काटी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। प्लीज आप ऑक्सीजन मास्क पहने और ज्यादा बात ना करें, डॉक्टर नूर ने घबराए हुए सना से कहा। प्लीज मुझे मना मत करें। हाशिम, वो हाशिम को पुकारती बमुश्किल सांस ले रही थी। हाशिम उसकी आवाज सुनता फौरन उसकी जानिब लपका। सना ने उसका हाथ अपने हाथ में थामना चाहा। हाशिम ने फौरन से सना का हाथ थामा। सना के चेहरे पे तकलीफ के आसार थे, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत करते हाशिम और हिना का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा गए। आप दोनों मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची की जिम्मेदारी संभालोगे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनोगे, एक दूसरे से निकाह करोगे। आप दोनों को मेरी कसम। बमुश्किल ही ये अल्फाज सना के मुंह से अदा हुए और वहीं सना की सांस थम गई। आपी आपी, हिना उसकी बंद होती सांसों पे चिल्लाते हुए उसे पुकारने लगी, जबकि उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। डॉक्टर नूर ने आगे बढ़ के सना की आंखें बंद की। सॉरी, शी इज नो मोर। डॉक्टर नूर की बात पे हिना ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा और फूट फूट के रो दी। वो जालिम वक्त कट गया था। सारी रात ही हिना की जाग के गुजरी। गुजरे हुए लम्हों को याद करते हुए उसे एक पल को नींद नहीं आई थी। सुबह फजर की अजान के साथ उठी तो रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। फजर की अजान सुनते हुए एक पल को वहीं अपनी जगह पे बैठी रही। उसकी आदत थी, वो फजर की अजान बहुत दिल से सुना करती थी। आज उसे शिद्दत से अपनी बहन याद आ रही थी। उसके एक वादे, एक कसम के पीछे उसने हाशिम से निकाह कर लिया था। वो जानती थी उस निकाह की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसे अब ये निभाना था, अपनी आपी की खातिर, जीना की खातिर। अजान सुनते वो नमाज की घर से वुजू बनाने के लिए बाथरूम का रुख कर गई। उसके जाने के फौरन बाद ही हाशिम भी अपनी जगह से उठ बैठा। वो भी सारी रात सो न सका। एक ऐसी लड़की जो उसके दिल में थी, वो मौजजाती तौर पे उसकी महरम बन के उसकी जिंदगी में आ गई थी। वो कैसे सोता? बिस्तर की जानिब देखा तो एक शिकन भी न थी। इस्तेहज़ाइया अंदाज में सर झटकता उठ बैठा। उसे मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की आदत थी। हिना रूम में आई तो हाशिम कमरे में न था, लेकिन वो नजरअंदाज करती जाए नमाज बिछाए नमाज अदा करने लगी। हाशिम स्टडी रूम से बाहर निकला तो वो मस्जिद जाने के लिए फ्रेश था। स्टडी रूम से मुंसलिका बाथरूम यूज किया था उसने। हिना को नमाज अदा करते देख वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। नमाज अदा कर मस्जिद से वापस लौटा तो सुबह की लू फूट रही थी। वो वापसी के लिए हमेशा लंबे रास्ते का इंतखाब किया करता था। अक्सर सना भी उसका इंतजार करते करते थक जाती थी। दोनों मिलकर सूरह यासीन की तिलावत किया करते थे। सना की आवाज बहुत प्यारी थी। वो बहुत खुश इल्हानी से तिलावत करती थी।
हाशिम तो बस उसे सुने जाता था और वो फिर उसी के कहने पे वो घर जल्दी वापस आ जाता था। पर आज उसने फिर से वापसी के लिए लंबे रास्ते का इंतखाब किया था। वो अब जल्दी वापस जाके क्या करता। सर छटकते वो गेट से अंदर दाखिल हुआ। सामने ही गार्डन में तबस्सुम बेगम और हिना दिखाई दी। हिना की गोद में जीना थी। जीना में वो उस कदर गुम थी कि इर्द गिर्द का भी होश भुलाए हुए थी। अस्सलाम वालेकुम माँ। वो वही गार्डन में रखी चेयर में से एक चेयर पे बैठा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, आबाद रहो। उस पे फूंक मारते वो भी मुस्कुराई थी। बेटा, आज सना के नाम का सदका खैरात करना है, याद है ना? उन्होंने नर्म लहजे में कहा। हिना भी उनकी बात पे चौंकी लेकिन खामोश रही। जी माँ, सब याद है, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। हाशिम ने अपनी बेटी की जानिब बहुत मोहब्बत से देखा, जो सिर्फ एक माह और कुछ दिन की थी, लेकिन बहुत एक्टिव थी। वो हिना को पहचानने लगी थी। उसे देख वो मुस्कुराती थी और उसकी मुस्कान में सना की मुस्कान की झलक दिखाई देती थी। हिना बेटा, लाओ जीना को हमें पकड़ाओ, तुम हाशिम बेटे के वास्ते नाश्ता बनाओ। उन्होंने जीना को उसकी गोद से लिया तो वो खामोशी से उठ के किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि हाशिम ने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया। बाप की गोद में आते ही जीना खिलखिला के हंस पड़ी। उसकी मुस्कान देखता हुआ हाशिम भी मुस्कुराने लगा। तबस्सुम बेगम ने कितने दिनों बाद अपने बेटे को यूं मुस्कुराते हुए देखा था और दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। दूर खड़ी किचन में हिना भी ये मंजर देख रही थी। वो बाप बेटी एक दूसरे के पास बहुत मुकम्मल लग रहे थे। हिना एक ट्रांस की कैफियत में उन्हें देखती रही। पीछे से चूल्हे पे चाय उबलकर बाहर गिरने लगी। हिना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हिना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इधर देखो बेटा, चाय सारी नीचे गिर गई है। हिना फौरन से चौंकते हुए पीछे मुड़ी, चूल्हा बंद करके। मम्मा, वो पता ही नहीं चला मुझे, बस उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वो क्यों इतना बेखुद होकर उन दोनों को देख रही थी। नाश्ते की टेबल सजाते हुए हिना का ध्यान हाशिम की तरफ ही था, जिसने एक पल के लिए भी अपनी बेटी को गोद से नहीं उतारा था, बल्कि आज कुछ ज्यादा ही उसे वक्त दे रहा था। हिना को न जाने क्यों कुछ जेलसी सी महसूस हुई। उसके बस नहीं चल रहा था कि वो जीना को हाशिम से फौरन ले ले, लेकिन वो सिर्फ ये सोच सकी और खामोशी से हाशिम के साथ वाली चेयर पे बैठी। हिना को देख के जीना ने हाथ पैर हिलाते उसे बुलाना चाहा और यही पल हिना को सुकून मिला। फौरन आगे बढ़ के जीना को अपनी गोद में ले लिया। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी जिंदगी, उसको प्यार करते हुए गले से लगाया। आज जीना कुछ ज्यादा ही चहक रही थी। शायद अपने माँ बाप को खुश देखकर वो खुद भी आज खुश थी। बच्चे भी छोटी छोटी चीज को कितना महसूस करते हैं। अगर जरा सा डांट कर बात करो, चेहरे के जाविये बिगाड़ लेते हैं। माँ बाप को हंसता मुस्कुराता देख आज जीना भी मुस्कुरा रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? आसिया फुप्पो की अचानक आमद पे सभी चौंके। उनके साथ गुलबानो उनकी छोटी बेटी भी थी, जो हिना की हम उम्र ही थी। आसिया फुप्पो सिंध में ब्याह के गई थी। उन्हें सना के इंतकाल की खबर मिली, लेकिन उस वक्त वो ना आ सकी और अब आई थी बेटी के साथ, जबकि हाशिम और हिना के निकाह की खबर भी उन्होंने सबको नहीं दी थी। बस शहर में मौजूद चंद रिश्तेदार ही शिरकत कर सके थे। वालेकुम अस्सलाम, आजा वासिया। तबस्सुम बेगम ने अपनी बाहें उनकी जानिब वाह की। हाय जवान जहान बच्ची चली गई। वो रोना शुरू हो गई। हिना ने लब भींचे, जबकि जीना ने हैरानी से उस औरत को मुंह बना के देखा। बस अल्लाह की मर्जी, तबस्सुम बेगम ने आंसू पोंछे। वो फिर राबिया की जानिब मुड़ी और तफसील लेने लगी, जबकि गुलबानो सबको सलाम करती हाशिम को देखती हिना के पास बैठी जीना को गोद में लेने लगी। ये सना आपी की बेटी है ना? उसके गाल पे प्यार करते पूछा। जीना ने बुरा सा मुंह बनाया। यही हाल हिना का भी था, जबकि हाशिम उन दोनों के चेहरे के बिगड़ने के जाविये देखता अपने नाश्ते पे झुक गया। हाय अल्लाह हाशिम पुत्र, बहुत डाढ़ा दुख है। छोटी सी बच्ची, ला गुल मुझे दे। जीना जो रोने की तैयारी पकड़ रही थी, आसिया फुप्पो की गोद में जाते ही उसने रोना शुरू कर दिया। हाय, बच्ची भी कितनी दुखी है। माँ के बगैर पलना बहुत मुश्किल है, इतनी छोटी बच्ची को संभालना। हाशिम पुत्र कैसे करता है? वो जीना को चुप करवाते हाशिम से पूछने लगी। फुप्पो, जीना को मुझे दे दें, आपसे चुप नहीं होगी। हिना ने बमुश्किल जब्त करते नॉर्मल लहजे में कहा और जीना को फुप्पो से ले लिया।
हिना के गोद में आते ही वो फौरन चुप हो गई। गुल और फुप्पो एक दूसरे को हैरत से देखने लगी। वो ज्यादातर हिना के पास ही रहती है और इससे बहुत मानूस हो गई है, इसका लम्स पहचानती है। तबस्सुम बेगम ने बहुत मोहब्बत से इन्हें देखते कहा, अच्छी बात है, ऐसे बिन माँ की बच्ची को पालना बहुत सवाब का काम है। ये बिन माँ की नहीं फुप्पो, हिना ने इस बार तेज लहजे में कहा, इसकी माँ मैं हूं। पूरे हक से बोलती वो फुप्पो के साथ हाशिम को भी हैरान कर रही थी। आसिया नाश्ता करो। तबस्सुम बेगम उनके फक चेहरे को देखती रह गई, जबकि हिना उठ के वहां से रूम की जानिब बढ़ गई। हाशिम भी एक्सक्यूज करता उठ गया। कमरे में आया तो हिना काफी गुस्से में थी। हाशिम को घूर के देखते वो जीना के साथ बिजी हो गई, जबकि वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से निकला तो हिना ने एक नजर उसकी जानिब देखा, जो निक्स एक साथ तैयार बहुत खूबरू लग रहा था। उसके गाल पे कान के नीचे एक स्याह तिल था, जो आज पहली बार हिना ने देखा। उसका देखना हाशिम ने मिरर से ही नोट कर लिया। मुस्कुराना चाहा लेकिन जब्त कर गया। आप सबको उन्हें बता देना चाहिए था, वो खफकी से बोली। क्या बता देना चाहिए था? हाशिम ने उसकी जानिब मुड़ते उसी के अंदाज में पूछा। यही कि जीना की माँ मैं हूं, वो पूरे हक से बोली। इस बात को लोगों को बताने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं? हाशिम की बात पे वो जीना के पास से उठती उसके पास आती लड़ने वाले अंदाज में बोली, जबकि जीना अब सो रही थी। कोई भी जब मेरी जीना को बिन माँ के बच्ची बोलता है तो मुझे तकलीफ होती है, हिना रोहान से होते बोली। मुझे इसके लिए अल्फाज नहीं पसंद, मैं हूं ना उसकी माँ, मेरे होते क्यों कोई ऐसा बोले। हिना वो हमारे निकाह में शरीक नहीं हुए तो उन्हें नहीं पता, बहुत से रिश्तेदार शरीक नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बोल दिया। और किसी के कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जीना की माँ हो, मैं मानता हूँ, और क्या चाहिए? हाशिम संजीदा लहजे में बोला। हिना ने नफी में सर हिलाया। आप नहीं समझ सकते मुझे। हिना को उलझन हुई, वो अपनी फीलिंग्स हाशिम से नहीं शेयर कर पा रही थी। तुम मुझे समझा दो। वो अब उस पे अलविदाई निगाह डालता अपनी चीजें उठा रहा था। आप खुद नहीं समझ सकते, वो तेज लहजे में बोली तो हाशिम ठटका। अभी एक दिन हुआ है निकाह को, एक दिन में कैसे समझ लूं तुम्हें? वो बिना उसकी जानिब देखते बोला। आप ही को तो समझ लिया था। बेख्तियार हिना के मुंह से निकला, लेकिन अगले ही पल वो रुख फेर गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। हाशिम चलता हुआ उसके करीब आया। सना और तुम में बहुत फर्क है हिना, लेकिन तुम नहीं समझोगी इतनी जल्दी, वो धीमे लहजे में कहता दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गया। जानती हूं मैं सनापी नहीं हूं और ना मुझे बनना है उन जैसा, कोई नहीं हो सकता, और ना ही मुझे बनना है उन जैसा, कोई नहीं हो सकता होना। हिना का लहजा रुन गया। हाशिम ने गहरा सांस भरा। न जाने क्यों वो इतनी हसास हो रही थी, वो भी सिर्फ एक दिन में, और चाहती क्या थी वो बोल नहीं पा रही थी। उसके अलावा ऊट पटांग बातें कर रही थी जिनका न सर था न पैर। हाशिम सर छटकता बाहर निकल गया, जिस पे हिना की आंखों में रुके आंसू बहकर बाहर निकल आए। सही कहा था मैंने, खड़ूस हैं, सड़ी शक्ल बनाए रखते हैं हर वक्त, कभी जो हंस के बात कर लें। मैं तो वैसे भी बहुत बुरी लगती हूँ इन्हें। अब मेरा मुकाबला आप ही से करेंगे ये। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी कि यकदम अपने पीछे हाशिम को देख वो बुरी तरह चौंकी। पलट के उसे देखती चेहरा फक हुआ। मोबाइल भूल गया था, वही लेने आया हूँ। हाशिम ने अपने उसी संजीदा अंदाज में कहा और बेड से अपना मोबाइल उठाया। आगे बढ़ा के एक पल को रुका। हिना कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। सना की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी। वो कहने के बाद रुका नहीं था। हिना शर्मिंदा सा हो गई कि वो उसकी बातें सुन गया था। आसिया फूफो को आए आज 3 दिन हो गए थे। उनको अभी तक घर में किसी ने भी हाशिम और हिना के निकाह के मुतालिक कुछ नहीं बताया था, और ये तबस्सुम बेगम ने ही मना किया था कि फिलहाल इस बात को फूफो पे जाहिर ना करें, जबकि वो हाशिम के कमरे में भी उनके सामने नहीं जाती थी, लेकिन इसका कयाम वहीं पे था। बस ये बात फिलहाल फूफो और उनकी बेटी को नहीं पता चली। हाशिम भी इन दिनों घर बहुत लेट आ रहा था। उसका हॉस्पिटल में बहुत काम था, जिस वजह से उसे घर आने में देरी हो जाती। आज हॉस्पिटल में जरूरत से ज्यादा मरीज थे, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। इमरजेंसी वार्ड में सब डॉक्टर्स हाई अलर्ट थे, मरीजों को देखा जा रहा था। हाशिम बहुत ज्यादा बिजी था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। रात के 11 बज गए थे, वो अभी फ्री होकर बैठा था और मोबाइल हाथ में उठाया कि उसी लम्हे दरवाजा खोलते हिना अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे गुस्सा और खौफ एक साथ देखते हाशिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आपको कोई एहसास है?
आपके पीछे भी एक फैमिली है जिन्हें आपकी फिक्र है, जो इतनी देर होने पे परेशान हो सकते हैं। वो आते ही सीधा उस पर चढ़ दौड़ी। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं बहुत ज्यादा बिजी था इस वजह से। क्या इस वजह से? एक फोन नहीं उठा सकते थे आप? एक मैसेज तक नहीं कर सके? जानते हैं आप माँ कितनी परेशान थी, मैं कितनी परेशान हूँ। बड़े बाबा और बाबा घर नहीं है कि वो यहाँ आकर मालूम कर सकते कि आप आज घर क्यों नहीं आए। हाशिम, आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? हिना आज उसे छोड़ने के मूड में न थी। हाशिम की कोलीग डॉक्टर हुमैरा भी वहां इस वक्त मौजूद थी और वो बहुत हैरानी से उस आने वाली लड़की की बातें सुन रही थी। डॉक्टर हाशिम, जिसके सामने आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, उसकी रिजर्व नेचर की वजह से इससे बात करते हुए 1000 बार सोचते। सामने खड़ी लड़की ने तो 1 मिनट में हाशिम की क्लास ले ली। डॉक्टर हुमैरा के चेहरे पे हल्की सी स्माइल ने अहाता किया। हिना, मैं घर कॉल करने लगा था कि तुम आ गई। तुम किसके साथ आई हो? अब की बार हाशिम के माथे पे बल पड़े। मैं जिसके साथ भी आई हूँ, आपको कम से कम घर में इत्तला दे देनी चाहिए थी। टाइम देखा है आपने? वो अभी भी गुस्से में थी। हाशिम ने अपनी पिछली गर्दन को रब करते हुए थकन से चूर उस लड़की को देखा, जो अपनी छोटी सी नाक पे ढेर सारा गुस्सा सजाए उसे देख रही थी। बल्कि देख कम घूर ज्यादा रही थी। आंखें आंसुओं से नम थी, जिसका मतलब यही था कि वो काफी ज्यादा डर गई थी। एक इमरजेंसी केस आ गया था एक्सीडेंट का, इसलिए इधर बिजी हो गया। अभी फ्री हुआ, चलो घर चलते हैं। हाशिम ने बिना उसके साथ बहस किए बेतासुर लहजे में कहा। अभी भी क्या जरूरत है? आप यहीं रहे मरीजों के साथ, उनको देखें। फैमिली जाए बाहर में। हिना का पारा हाई हुआ तो वो बदतमीजी के लेवल पे उतर आई। हाशिम ने गुस्से से उसे देखा, जबकि हाशिम के चेहरे पर शदीद गुस्सा देखते हुए डॉक्टर हुमैरा अपनी जगह से उठी। एक्सक्यूज मी, मैं फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। डॉक्टर हुमैरा ने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। रुके डॉक्टर हुमैरा, हाशिम ने उन्हें पुकारा तो वो वहीं थम गई। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमें अभी और मरीज देखने हैं। चले आए, चल के देखते हैं उनको। हाशिम हिना को एक सख्त घुरी से नवाजता हुआ दरवाजा खोलते गुस्से से बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर हुमैरा उसकी पुष्ट देखती रह गई। फिर मुड़ के उस छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा, जिसकी आंखों में बेयकीनी सी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई किसी भी वक्त बहने को तैयार थी। हुमैरा उसे कुछ भी ना कह सकी और खामोशी से बाहर निकल गए। जब हिना अपने आंसू साफ करती हुई कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसे हाशिम पे बेइंतहा गुस्सा था। कब से वो उसका नंबर ट्राई कर रही थी, बल्कि 50 से ऊपर ही कॉल्स की थी, लेकिन एक कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतने मैसेजेस कर डाले लेकिन जवाब न दारुद। हिना जीना को सुलाने के बाद राबिया बेगम के हवाले करती तबस्सुम बेगम की इजाजत से ड्राइवर के साथ हाशिम के हॉस्पिटल आई थी। काउंटर पे ही उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट केस आए हुए हैं। आज तो इस वजह से पूरा हॉस्पिटल हाई अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद उसको उस बात का गुस्सा था कि कम से कम हाशिम फोन करके घर पे इतना मैसेज ही दे देता कि घर वाले परेशान ना होते। काउंटर से पूछती हुई वो हाशिम के रूम की जानिब बढ़ी तो हाशिम उसको सामने ही मिल गया। उसने भी अपना सारा गुस्सा एक ही वक्त में हाशिम के ऊपर उतारा। अब खड़ी परेशान हो रही थी। अपने जज्बातीपन से वो अक्सर ही मार खा जाती थी। चुप करके अब वहीं एक चेयर पे बैठ के घर का नंबर डायल करके तबस्सुम बेगम को सारी इतला दी और उन्हें मुतमईन किया। कॉल बंद करके अब वो हाशिम के वापस आने का इंतजार करने लगी, जिसने शायद सुबह ही वापस आना था। अगर हिना जज्बाती थी तो वो भी कम गुस्सीला नहीं था। हमेशा शांत रहता था, लेकिन जब गुस्सा आ जाता तो बेइंतहा आता। रात के 2 बज रहे थे, वो अभी तक नहीं लौटा था। अब हिना को खुद से गुस्सा आने लगा था और आंसू तो इन दिनों उसकी आंखों में हर वक्त बहने को तैयार रहते। अपनी कमाईगी पे वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी। या अल्लाह, ऐसे कैसे कटेगी हमारी जिंदगी? हमारी नेचर में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। हम शायद कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल पाए। तो क्या हाशिम तीसरी शादी करेंगे? वो अपने दिमाग को नेगेटिव होने से नहीं रोक पाई थी। कर सकते हैं, जब दूसरी कर सकते हैं तो तीसरी क्या चौथी भी कर सकते हैं। अपने हम मिजाज लड़की के साथ मुसलसल रोने से उसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। उस पे तजाद उल्टी सोचों ने उसके आसाब को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। वो दिल ही दिल में हाशिम को बहुत कुछ सुना चुकी थी, लेकिन अब उसे बैठ बैठ के थकन महसूस हो रही थी और जीना का ख्याल भी उसके दिमाग पे हावी हुआ।
اگر وہ رات کو سوتے میں اٹھ جاتی تو پھر کسی کے قابو میں نہ آتی۔ اس کا خیال آتے ہی کال کر کے رابعہ بیگم سے اس کا پوچھا۔ سد شکر کہ وہ سو رہی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوئی وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اسے ہاشم کے ساتھ گھر جانا تھا۔ اتنی رات کے وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گزرتے ہوئے اسے ایک دروازے سے ہاشم کی چھلکتی دکھائی دی تو وہ دروازہ مزید کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں ہاشم اپنے کولیگز کے ساتھ چائے اور سنیکس کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ ہینا کے دروازہ کھول کے اندر آنے پہ سبھی جو آج کے ایکسیڈنٹ کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھے یکدم خاموش ہوئے۔ ہاشم چائے کا مگ وہیں ٹیبل پہ رکھے ہینا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ ہینا جا چکی ہوگی لیکن وہ ابھی تک وہیں تھی۔ ہاشم کو یقین نہ آیا۔ ہینا ان سب کی طرف ایک نگاہ ڈالتی انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتا گاڑی کی کیز اٹھائے اس کے پیچھے ہی تیزی سے نکلا۔ یہ کون تھی؟ ڈاکٹر سیماب نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر ہاشم کی وائف ڈاکٹر حمیرہ نے ڈاکٹر سیماب کے سر پہ بم پھوڑا۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ حال ہی میں تو ان کی وائف ثنا کی ڈیتھ ہوئی، پھر یہ میم ثنا کی بہن ہے۔ آئی تھنک ان کی ڈیتھ کے بعد سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ ڈاکٹر گلریز نے چائے میں بسکٹ ڈپ کرتے منہ میں ڈالتے مزید اطلاع دی۔ آپ کو کیسے پتا؟ سیماب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس لیے ڈاکٹر سیماب کے مین کے نکاح میں شامل ہوا تھا۔ وہ اپنا خالی کپ وہاں رکھتا اٹھ گیا تھا، جبکہ سیماب سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر ہاشم کو بے انتہا پسند کرتی تھی، لیکن ان کی شادی ثنا سے ہوئی تو وہ چپ رہ گئی۔ اب جب ثنا کی ڈیتھ ہوئی تو پھر سے ایک دل میں امید جاگی۔ اب وہ ڈاکٹر ہاشم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی کہ ان کی دوسری شادی کی بھی نیوز اسے مل گئی۔ ہینا رکو! ہاشم نے اسے تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں اترتے دیکھا تو پکارا، لیکن وہ نہ رکی بلکہ مزید تیزی سے آگے بڑھتے گاڑی کی جانب جا کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کو دیکھنے لگی جو وہاں سے غائب تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ آواز دی ہے میں نے تمہیں۔ اس کو جا کے بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑتے سخت غصے سے بولا۔ تو مت دیں، میں نے نہیں کہا مجھے آواز دیں۔ جائیں اندر سب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پارٹی انجوائے کریں۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے دبے دبے لہجے میں دکھ سے بولی۔ ہاشم اس کا نیا الزام سنتا دنگ رہ گیا۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا، سارا دن وہ مریضوں میں گھرا رہا، کھانا تک نہ کھایا، یہاں تک کہ پانی پینے کی بھی فرصت نہ تھی، اور وہ اسے ایک چائے کے کپ کا تانا مار رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈرائیور انہیں دیکھتا ہوا چلا آیا۔ رمضان بابا آپ گاڑی لے کے گھر جائیں، ہینا میرے ساتھ گھر جائے گی، ہاشم سخت لہجے میں کہتا ہینا کی کلائی زبردستی تھا میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہینا خاموشی سے اسی کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو گھر کی روڈ میں ڈالتے ہاشم اپنے غصے کو بھی ضبط کر رہا تھا، جبکہ ہینا کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ ہینا پلیز رونا بند کرو۔ بالآخر تنگ آ کے وہ بولا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے آنسوؤں سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے تیز لہجے میں بولی۔ ہاشم لب بھینچ گیا۔ فرق پڑتا ہے تو ہی تو کہہ رہا ہوں۔ اب کی بار دھیرے سے کہا تو ہینا نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ جب مجھے غصہ کیا تب نہیں سوچا؟ میں 3 گھنٹے سے وہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی میری، اور میں پاگل ہو رہی تھی میں ہی پاگل تھی جو بیوقوفوں کی طرح آپ کی فکر میں بنا سوچے سمجھے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ہینا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اس کی روئی ہوئی صورت کو دیکھا۔ تمہاری ہر بات سنوں گا لیکن پلیز پہلے رونا بند کرو۔ ہاشم نے گاڑی گیٹ کے انٹرس میں داخل کی تو دھیمے لہجے میں کہا۔ اس پہ بھی وہ بدگمان ہوئی اور غصے سے گاڑی سے فوراً نیچے اتری اور اندر بڑھ گئی۔ ہاشم گہرا سانس بھرتا گاڑی لاک کرتا خود بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارے یہ اتنی رات کے کہاں سے آ رہی ہو تم؟ آسیہ پھپھو کی نظر اس پہ جو گئی تو پیٹ میں ابال اٹھے۔ سیر کرنے گئی تھی؟ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہینا کی یہی عادت بری تھی کہ وہ غصے میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتی تھی اور جو منہ میں آیا بول دیتی تھی۔ اف، توبہ ہے لڑکی، کتنی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح۔ نہ بھلا اتنی رات کو کہاں سیر کرنے گئی تھی اکیلی؟ وہ بھی اپنے نام کی پکی تھی، پوری تفتیش کر کے ہی ہینا کو جانے دینا تھا۔ پھپھو یہ میرے ساتھ تھی۔ ہاشم کے اندر آنے پہ آسیہ پھپھو کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہینا انہیں جواب دیتی ہاشم اندر آتے بولا۔ اس کی آواز پہ ہینا لب بھینچ گئی۔ آسیہ پھپھو کی نظریں ہینا کی آنکھوں پہ جا ٹھہری جن میں ابھی بھی آنسو جمع تھے۔ ارے اتنی رات کو؟ ہینا اوپر جاؤ روم میں۔ ان کی مزید گوہر افشانی سے پہلے ہاشم نے ہینا کو وہاں سے روانہ کرنا چاہا۔ ہینا کے جی چاہا پھپھو کا سر پھاڑ دے جو اتنی تفتیش کر رہی تھی، اور یہی ارمان اس کا ہاشم کے لیے بھی تھا جو انہیں اپنا رشتہ نہیں بتا رہا تھا۔
हिना उसे गुस्से से घूरते राबिया बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई, जहां जीना आज उनके पास सो रही थी। फूफो, काफी रात हो गई है, जाएं जाके सो जाए, हाशिम ने खुरदरे लहजे में कहते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। फूफो मुंह बनाती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अरे हिना, आ गई तुम? राबिया बेगम उसे देखती उठ बैठी। वो गुस्से से जीना के साथ जाके चिपक के लेट गई, जिससे जीना की आंख खुल गई। हिना ने उसे फौरन गोद में उठा लिया। हाशिम कहाँ है? उसकी खामोशी पे उन्होंने अगला सवाल किया। मुझे नहीं पता, वो तड़क के बोली। हिना, कितनी बार कहा है गुस्से में खुद पे काबू रखा करो, हर बात का जवाब बदतमीजी से देना जरूरी है क्या? वो गुस्से से बोली तो हिना अपने लब काटने लगी। हाशिम कमरे में आया तो हिना ना जीना उसके बिना उसे कमरा काट खाने को दौड़ा। वो बाहर निकला और राबिया बेगम के कमरे का रुख किया। अक्सर शादी से पहले भी वो अपने बाबा के आउट ऑफ सिटी जाने पे अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोया करती थी। वो यही सोच के उनके कमरे की जानिब बढ़ा। चची जान, कमरे के बाहर से हाशिम की आवाज सुनते राबिया बेगम ने फौरन दरवाजा खोला। अरे हाशिम बेटे, शुक्र है आप आ गए, सब खैरियत थी ना? उन्होंने बात करने की गर्ज से पूछा। जी चची जान, वो जीना यहाँ है? हाशिम ने उसका नहीं जीना का पूछा। मतलब उसे हिना से कोई गर्ज नहीं। आंसू एक बार फिर से बहने लगे। हाँ बेटा, दोनों माँ बेटी अंदर ही हैं, उन्होंने नर्म लहजे में बताया। चची जान, उन्हें भेज दें, मुझे नहीं जाना इनके रूम में, वो वहीं से गुस्सीले लहजे में बोली। राबिया बेगम ने लब खींचे हाशिम के सामने शर्मिंदा हो गई। चची जान, इससे कहें अगर इसे नहीं आना तो इसकी मर्जी, जीना को मुझे दे दे, वो वहीं से सख्त लहजे में बोला। राबिया बेगम मामला बिगड़ता देख सनफी में हिलाती हिना के पास आए। क्या बदतमीजी है हिना, जाओ अपने कमरे में, वो दबे दबे लहजे में उसे घूर के बोली। मुझे यहीं सोना है, नहीं जाना, और जीना भी यहीं मेरे साथ सोएगी, वो हठधर्मी से बोली। तुम मुझसे अब कुछ बहुत बुरा सुन लोगी, फौरन से पहले निकलो अपने कमरे में, और अगर नहीं जाना तो जीना को उसके बाप के हवाले करो। अब की बार उनका लहजा इंतहाई सख्त हुआ। हिना ने हैरत से उन्हें देखा। मैं इन्हें क्यों दूं अपनी बेटी को? वो जीना को अपने सीने से लिपटा गई। क्योंकि वो उसका बाप है, इस हकीकत को तुम छुटला नहीं सकती। हक रखता है वो अपनी बच्ची पे, और तुम एक बाप से उसकी बच्ची छीन रही हो। उन्होंने जीना को उसकी गोद से लिया और वो रोते हुए उन्हें देखने लगी, फिर अपने खाली हाथ को देखा। राबिया बेगम ने जीना को ले जाके हाशिम को थमाया, जो हिना की वजह से अब शशो पंच में था कि वो जीना को ले के जाए या ना। चची जान, इसे हिना को ही दे दे। नहीं हाशिम, इसके बाप हैं आप, इस पे सबसे ज्यादा आपका हक है बेटा। वो ना समझ है, गुस्से में जज्बातीपन में हमेशा उल्टा ही करती है। आज अगर उसे सबक ना सिखाया तो वो आगे भी ऐसे ही करेगी। इसे यहीं पे रोकना होगा। मैं उसकी माँ हूं, बेहतर समझती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। आप चाहें उसे मैं देख लूंगी। राबिया बेगम की बातों पे वो खामोशी से अपने रूम की जानिब बढ़ गया। जबकि वो वापस पलटी तो हिना अभी भी अपने खाली हाथों को देख रही थी। वो गहरा सांस भर के रह गई। सो जाओ हिना, इतनी रात को मजीद कोई तमाशा मत लगाना, और सरसरी अंदाज में कहती खुद भी लेट गई। कैसे कैसे सो जाऊं अपनी बेटी के बिना? आप मुझसे मेरी बेटी को कैसे छीन सकती हैं? वो बेतहाशा रोते हुए बोली। कोई नहीं छीन रहा तुमसे तुम्हारी बेटी, अपने बाप के पास है, अब सो जाओ, उन्होंने बिना खास नोटिस किए बोला। मुझे जीना चाहिए, वो आंसू पोंछते बच्चों की तरह बोली। मामा प्लीज, वो रो दी। हिना, क्या मसला है, क्यों नहीं चैन से सो जाती? मुझे जीना के बगैर नींद नहीं आएगी, वो बच्चों की तरह सूसू करते मासूमियत से बोली। माँ के गुस्से के सामने वो मासूम बन जाया करती थी। जीना अपने बाप के पास है, अगर तुम्हें जीना के साथ सोना है तो जाओ अपने कमरे में, उन्होंने उठ के बैठते हतमी अंदाज में कहा। वो कमरा मेरा नहीं है, धीमे से बोलती वो सर झटका गई। हिना, वो कमरा भी तुम्हारा है और जीना भी तुम्हारी बेटी, लेकिन वो मेरे नहीं। दिल ही दिल में जवाब दिया, पर लब खामोश है। मेरी जान, अपने मसले अपने कमरे में हल कर लिया करो, यूं कमरे से बाहर नहीं लाते। मामा सबको बता क्यों नहीं देते कि मैं जीना की माँ हूँ? मेरा और हाशिम का निकाह हो गया है। इतने वक्त बाद वो माँ के सामने खुल रही थी। इधर देखो मेरी तरफ, वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना गुस्से वाले हैं, हर वक्त मुंह सुजाया होता है, और वो मुझे पसंद भी नहीं करते। हाय, कहाँ जाऊं मैं? राबिया सर को पकड़ के बैठ गई। अब आप ही वाली क्वालिटीज कहाँ से लाऊं? उन्हें आप ही पसंद थी, मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें किसने कहा कि तुम हाशिम को अच्छी नहीं लगती? राबिया ने उसे फौरन टोका। उन्होंने खुद बड़े बाबा को कहा था कि मुझे हिना से नहीं, सना से शादी करनी है।
अब की बार लहजा धीमा हुआ। बेटा, इनकार तो तुमने भी किया था। राबिया बेगम ने उसे आईना दिखाया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो भी अपनी बात पे कायम थी। हिना, मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि तुमसे बहस कर सकूं। सोना है तो चुप करके सो जाओ, वरना जाओ अपने रूम में। वो उसे गुस्से से लिताड़ती खुद सोने के लिए लेट गई। सो जाएं, आपको बस नींद पूरी करनी है। औलाद की कोई फिक्र ही नहीं। वो बिस्तर छोड़ के उठती कमरे से निकलते खफकी से बोली, औलाद को इतना बड़ा कर दिया है कि अपने मामले अब खुद हल करे। माँ बाप पे डिपेंड करना छोड़ दें। राबिया बेगम ने भी उसे सुना के ही भेजा। वो मुंह बनाती दबे कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर आते वो जीना को अकेले बिस्तर पे सोया देख उसके पास जा बैठी। हाशिम कमरे में कहीं नहीं था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो अभी अच्छी खासी हिना की निगाह उस तरफ गई तो दरवाजा जरा सा खुला था। हाय बेशर्म, दरवाजा खुला छोड़ के ना। जीना को सोता देख उसके गाल पे अपने लब रखे। मेरी जान, मेरी परी, लव यू सो मच। वो जीना के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रही थी कि हाशिम अपने गिर्द टॉवल लपेटे बाहर निकला। हिना को देख के ठठक के रुका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। उसने जीना की वजह से बाथरूम का दरवाजा भी लॉक नहीं किया था। आ गई तुम? वो हिना को देखते मुस्कुराहट जब्त करते बोला। हिना उसकी बॉडी बिल्डर जैसी जिसामत देख आंखें मजीद फैला गई। पहली बार उसे यूं देख रही थी, वरना उसकी नजर में डॉक्टर्स कभी इतने हेल्थी नहीं होते थे। अगर देखने का सेशन मुकम्मल हो गया हो तो बात का जवाब दे दो। वो इस दौरान कमरे का दरवाजा लॉक कर चुका था। आ, आप पहले जाके शर्ट पहने। वो गुलाल चेहरे के साथ नजरें झुकाए जीना की तरफ देखते बोली, आज बिना शर्ट सोने का इरादा है। वो थोड़ा बेबाक हो रहा था और हिना उसका अंदाज देखती हैरत के समुंदर में गोते खा रही थी। हाशिम उसकी झिझक महसूस करता उसके करीब आया। लाइट ऑफ कर दूं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। वो लाइट्स ऑफ करता लैम्प जलाता बोला। उसके इतने करीब खड़े होने पे हिना की सांसों में जलथल हुई। माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। प्लीज दूर रहें, वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। शादी दूर रहने के लिए तो नहीं की जाती, एक दूसरे की रूह में समाने के लिए की जाती है। वो उसे खींच के अपने सीने से लगा गया। ये सही नहीं है, आप बीवी हो तुम मेरी। हाशिम ने उसके लबों पे उंगली रखते उसे चुप करवा दिया। हिना के दिल की धड़कन तेज होने लगी। तुम पे हक रखता हूं, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। वो अपने दिल की बात करते उसको देखने की कोशिश करने लगी। तुम करने ही नहीं देती। अगर करने दिया होता तो 9 माह बाद जीना का भाई भी आ जाता। मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही। वो रूहान से होते बोली। हिना, मैं हर तरह का प्यार तुमसे करता हूँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से करता हूँ। जब तुमने मुझसे शादी से इनकार किया तब बहुत टूट गया था। मैंने सना को दिल से अपना लिया और शायद अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आई कि अल्लाह ने मुझे मेरा महबूब वापस लौटा दिया। वो उसके गिर्द बाहें फैलाते जुज्ब के आलम में बोला, आप सच कह रहे हैं? 100% सच, और ये सच सब घर वाले जानते हैं। हाशिम ने धीरे से उसका दुपट्टा उतारते एक तरफ रखा तो हिना का दिल सुकड़ा। हाशिम ने उसकी आंखों में मौजूद नमी को देखते प्यार से उन पर लब रखी। हिना ने झट से आंखें मैच लीं। उसके दिल में पहली बार अजीब सी गुदगुदी हुई थी। उसे हाशिम का लम्स पूरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक सुकून दे रहा था। शायद उसे यही बेचैनी थी कि उसका शौहर उसके करीब नहीं आता, उसे वक्त नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। हिना गंभीर लहजे में उसे पुकारा तो वो जो आंखें मैचे उसके लम्स को महसूस कर रही थी, उसकी आवाज पे चौंकी। मैं हमारे बीच मजबूत ताल्लुक को कायम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश के साथ। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करते बोलता हिना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ। वो उससे इजाजत मांग रहा था। आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? वो जो सोच रही थी बोल भी दिया। वो उसने हिना के लफ्जों से इकरार का इंतजार न किया। वो उसकी हर अदा को जानता था। हिना की सांसें गहरी हुई। हिना ने घबरा के उसके हाथ पे हाथ रखा। मध्यम रोशनी में भी उसके चेहरे पे खौफ हाशिम महसूस कर गया था। फौरन अपने हाथ पीछे हटा लिए। क्या हुआ? फिक्रमंदी से पूछा। वो थोड़ा सा
हिना बोल ही ना पाई, नजरें झुक गई। हाशिम ने पलट के जीना को उठाते बेबी कॉट में डाला और हिना की तरफ बढ़ता उसे बिस्तर पे गिराया। इट्स नेचुरल, बस आंखें बंद करो और उन लम्हों को महसूस करो। मजीद तुमसे दूरी नहीं सह सकता हिना। आई नीड यू, बहुत थक गया हूं, सुकून चाहिए। वो उसे गले से लगाते गंभीर लहजे में बोला। हिना ने अपने लब उसके माथे पे रखे। मैं आपका सुकून बनना चाहती हूँ हाशिम। हिना के इस इकरार पे हाशिम की दुनिया एक बार फिर से आबाद होने लगी थी। अल्लाह ने उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। धीरे से उसके लबों पे झुकता वो उसकी जिंदगी में रंग भर गया। हाशिम देखे ना जीना कितना तंग कर रही है, मुझे तैयार भी नहीं होने दे रही, हिना ने रोहान से होते कहा, जो बार बार उसे यही रोते इशारा करती कि मुझे उठाओ। हाशिम रूम में आया तो माँ बेटी को जंग करता देख रहा था। जीना के हाथ में हिना के बाल थे और वो अच्छा खासा उन्हें खींच रही थी और हिना बजाय छुड़ाने के आंखों में आंसू लिए बैठी थी। हद है यार, तुम भी ना। हाशिम जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा और धीरे से हिना के बाल जीना की मुट्ठी से निकाले। ये मुझे गंजा कर देगी, वो बच्चों की तरह मुंह बना के बोली। हाय, फिर मेरी हिना गंजी कैसी लगेगी। हाशिम ने लब दांतों तले दबाए, जीना के आगे उसके खिलौने रखे ताकि वो उनमें बिजी रहे। मुझे नहीं जाना किसी रिसेप्शन पे, आप जाएं, उन्हें रूठे अंदाज में बोली। ऐसे कैसे? हाशिम ने उठते उसे अपने सीने में भेजा। हमारा रिसेप्शन है, किसी और का नहीं। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, इन्विटेशन भी आ रही होगी। हाशिम ने मोहब्बत से कहा। मेरी मेहंदी देखे। हिना ने फौरन हाथ आगे किए। उसका अपनी शादी पे मेहंदी लगवाने का शौक बिलाखिर आज पूरा हुआ था। हाशिम ने उसके प्यारे हाथों पे अपने लब रखे। मेरी हिना का रंग बहुत गहरा है, बहुत खूबसूरत। हाशिम ने उसे फिर से अपने साथ लगाया। वो मुतमईन सी आंखें मौन गई। सना की वफात को आज 4 माह हो गए थे। उसके जाने के दुख से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन जाने वालों के साथ जाया नहीं करते। इस सब में सबसे ज्यादा हक हिना का मारा गया था। ना वो दुल्हन बनी, ना मेहंदी लगी, ना कोई अरमान पूरा किया। एक बेरंग जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब हाशिम उसकी सब ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, उसकी जिंदगी में रंग भर रहा था। एक शोहर होने के नाते वो अपना फर्ज अच्छे से समझ रहा था। हाशिम की मोहब्बत और तवज्जो पाके वो मजीद निखरती जा रही थी और अब सबसे मीठे लहजे में बात करती, जिस पर राबिया बेगम बहुत खुश थी। हिना की जिंदगी के रंग हाशिम से थे और उनमें जान जीना की वजह से थी। अपनी जिंदगी के रंग वो सादा दिल लड़की भरती जा रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी।